नमस्कार दोस्तों हाल ही में मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में अवैध रूप से एक रैट होल कोयला खदान को संचालित किया जा रहा था और इसी कोयला खदान में भीषण विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से 25 खनिकों की मृत्यु हो गई। ये जो घटना है, ये एनजीटी ने 2014 में जो रैट होल माइनिंग पे प्रतिबंध लगाया था, सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रतिबंध को जारी रखा था, इस प्रतिबंध के बावजूद राज्य में जारी जो अवैध खनन है उसको उजागर करती है। साथ ही साथ शासन, श्रम सुरक्षा और पर्यावरणीय नियमन की विफलता को रेखांकित करती है। ये पूरी घटना ये स्पष्ट करती है कि समस्या कानूनी नहीं है बल्कि संस्थागत अनुपालन की है, क्योंकि 2014 में ही जिस गतिविधि को प्रतिबंधित कर दिया गया है, आज हम उसके 12 वर्षों के बाद भी इस गतिविधि को मेघालय में बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पे हम देखते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे रैट होल माइनिंग के बारे में कि ये क्या होता है, इसके क्या-क्या प्रभाव होते हैं और किस तरीके से ये एक ना केवल पर्यावरणीय संकट है बल्कि एक मानवाधिकार का भी संकट है। साथ ही साथ हम इस रैट होल माइनिंग को किस तरीके से आगे लेके बढ़ सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम इस घटना की प्रकृति के बारे में बात करते हैं, जो कि अभी हमें मेघालय में देखने को मिली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल मेघालय के थांगसो क्षेत्र में रैट होल खदान में एक डायनामाइट विस्फोट किया गया। अब देखिए, ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही ज्यादा दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ पे आना जाना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत कमजोर है। कि इस खदान की संरचना की बात करें जिसमें ये विस्फोट किया गया, तो ये लगभग 100 फीट गहरा था और इसमें 5 ऊर्ध्वाधर शैफ्ट थे। 5 ऊर्ध्वाधर शैफ्ट का मतलब इतनी पतले पतले शैफ्ट थे जिसमें से लोग नीचे जाते थे। और इस प्रत्येक शैफ्ट से आप देखें तो 2-3 संकरी क्षैतिज सुरंगें जुड़ी हुई थी। यानी कि ये शैफ्ट है तो इससे इस तरीके से छोटी छोटी सुरंगें इससे जुड़ी हुई थी, है ना। अब ये सुरंगें इतनी छोटी है कि इसकी ऊंचाई केवल 2 फीट थी और इसकी चौड़ाई केवल 3 फीट थी। तो जब ये घटना हुई तो आप देखें तो कुछ शव जो है वो 350 फीट अंदर आपको क्षैतिज सुरंगों में भी देखने को मिले। तो इस तरीके से ये घटना काफी भयावह घटना के तौर पे सामने आई है। अब घटना जब किसी ऐसे क्षेत्र में हो जो कि दुर्गम है, जहाँ पे कनेक्टिविटी कमजोर है, तो वहां पे बचाव में कई सारी बाधाएं आती है। जैसे एक तो इस खदान के अंदर पानी का भराव हो जाता है, पानी के भराव होने की वजह से कीचड़ बन जाता है और कीचड़ में पैर धंसने लग जाते हैं। साथ ही साथ जब कोई खदान इतना गहरा खुदा हो तो उसमें एक चट्टान गिरने का खतरा भी रहता है, उसमें जो स्थान है वो बहुत ज्यादा संकुचित हो जाता है। तो ये जो खदान की संरचना थी वो ये बात मतलब अपने आप में स्पष्ट करती है कि ऐसी जो खदानें हैं इसमें आपदा केवल संभावना नहीं है बल्कि निश्चितता है। यानी कि ऐसी जब खदान बनाए जाते हैं तो इसमें आपदा आने की जो संभावना होती है वो संभावना एक निश्चितता में बदल जाती है कि आपदा तो आनी ही आनी है। तो ये घटना हमें इस तरीके से मेघालय में देखने को मिली। तो इस घटना में जिस माइनिंग को किया जा रहा था हम उसको रैट होल माइनिंग के नाम से जानते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि रैट होल माइनिंग क्या है और इससे संबंधित समस्याएं क्या है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिरकार मेघालय में रैट होल माइनिंग बड़े पैमाने पर क्यों इस्तेमाल में अभी भी लाई जा रही है, जबकि एनजीटी के द्वारा 2014 में ही इसको बैन कर दिया गया था और इस बैन को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था। सबसे पहले हम समझते हैं कि रैट होल माइनिंग क्या है। दरअसल रैट होल माइनिंग दोस्तों कोयला निकालने की एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही अनसाइंटिफिक और बहुत ही खतरनाक विधि है। इसमें छोटी छोटी संकरी खाइयां खोदी जाती है या फिर सुरंगें खोदी जाती है और फिर सुरंगें खोदकर हाथ से कोयला निकाला जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब रैट होल माइनिंग एक समस्या क्यों है? क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये एमएमडीआर एक्ट 1957 का उल्लंघन करता है। एमएमडीआर एक्ट का मतलब माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 इसका उल्लंघन करता है। इसके अलावा एनजीटी द्वारा 2014 में जो प्रतिबंध लगा गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था, ये उस प्रतिबंध का भी उल्लंघन करता है। तो इसकी वजह से मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जब 2014 में ही इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है और उसके बावजूद अगर ये मेघालय में संचालन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो कानून बनाया है और जो जमीन की वास्तविकता है, इन दोनों के बीच में एक गहरी खाई है, जिस खाई को पाटे बिना हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। फिर मेघालय में रैट होल माइनिंग बहुत ही सामान्य है, इसके पीछे के कई कारण हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि मेघालय 6th शेड्यूल वाला स्टेट है, छठी अनुसूची वाला स्टेट है। उसकी वजह से होता क्या है कि मेघालय में जो भूमि है वो या तो ज्यादातर भूमि सामुदायिक भूमि है या ज्यादातर भूमि निजी भूमि है। तो कहने का मतलब मेघालय में जो भूमि है उस पर राज्य का बहुत सीमित नियंत्रण है और इस वजह से मेघालय में एक ऐसी सामाजिक स्वीकृति बनी हुई है कि भूमि हमारी है तो उसके नीचे का संसाधन भी हमारा है। तो अलग अलग जो भूमि के टुकड़े वहां के लोगों के निजी नियंत्रण में है, इस भूमि के टुकड़े पर जो जिसका नियंत्रण है वो रैट होल माइनिंग के माध्यम से अपनी जो है कोयला निकालने की कोशिश करता है, रैट होल माइनिंग के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने की कोशिश करता है। तो एक तो कारण ये हो गया कि मेघालय छठी अनुसूची का राज्य है, जिसकी वजह से जो भूमि स्वामित्व का प्रकार है उस वजह से यहाँ पे रैट होल माइनिंग बहुत सामान्य है।
दूसरा कारण है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की भूमिका। देखिए, दरअसल मेघालय में जो खनन नियमन है, वहाँ पे अधिकारों की अस्पष्टता है। यानी राज्य सरकार और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बीच में मतलब दोनों के क्या-क्या अधिकार हैं, इस बात में समन्वय की कमी है कि राज्य क्या करेगा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या-क्या करेंगे। तो इस समन्वय की कमी की वजह से एक नियामक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसी शून्यता की स्थिति का लाभ उठाकर जो मेघालय है, वहाँ पर रेड होल माइनिंग बड़े पैमाने पर और बहुत ही संगठित तरीके से किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मेघालय में भूगर्भीय अनुकूलता एक और कारण है जिसकी वजह से रेड होल माइनिंग यहाँ पे बहुत नॉर्मल हो गया है। क्योंकि अगर मेघालय में जो कोयला उपलब्ध है उसकी बात करें, तो कोयला की वहाँ मेघालय की जो परतें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पतली है, बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब कोयले की परत पतली है, कोयले बिखरे हुए हैं, तो बड़े मशीनी खनन के माध्यम से हम जो इसका खनन नहीं कर सकते। तो बड़ा मशीन के माध्यम से खनन करना आर्थिक रूप से अव्यावहारिक हो जाता है। ज़्यादा लागत बन जाएगी, लेकिन मुनाफ़ा उस हिसाब से होगा नहीं। तो आर्थिक रूप से बहुत बड़े मशीन से खनन करना अव्यावहारिक हो जाता है। और इसकी तुलना में जो रेड होल माइनिंग है, वो सस्ता होता है और आसान होता है क्योंकि कोयला बिखरा हुआ है, कोयला पतला है। तो भूगर्भीय अनुकूलता एक और कारण है जिसकी वजह से मेघालय में आपको रेड होल माइनिंग बहुत ज़्यादा सामान्य देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक और कारण ये भी है कि मेघालय में जो औद्योगिक विकास है वो काफ़ी सीमित है। जो खेती से लोगों की आय होती है वो बहुत कम है। तो इसकी वजह से जो वहाँ के स्थानीय और प्रवासी मज़दूर हैं, उनको अपनी आजीविका के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। तो चूँकि वो कम मज़दूरी पे रेड होल माइनिंग करने के लिए तैयार रहते हैं, उनको कोई भी रोज़गार मिले तो उस रोज़गार को वो ग्रैब करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसकी वजह से इस वो जो उपलब्ध स्थानीय और प्रवासी मज़दूर हैं, जिसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और आजीविका के स्रोत बहुत कम है, इसका लाभ उठाकर जो रेड होल माइनिंग को चलाने वाले वहाँ पे खदान मालिक हैं, वो इस्तेमाल करते हैं और रेड होल माइनिंग आपको मेघालय में बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप देखें तो लंबे समय तक मेघालय में जो कोयला पाया जाता है, उसकी स्थिति पर भ्रम है। कहने का मतलब कि इस कोयले पर केंद्र या राज्य सरकार किसका अधिकार कितना है, इसके बारे में अभी तक जो व्याख्या है वो बहुत असमान है। तो इस असमान व्याख्या की वजह से वहाँ पे जो अवैध गतिविधि है उसका नॉर्मलाइज़ेशन हो गया है, उसका एक सामान्यीकरण हो गया क्योंकि ना तो केंद्र के अधिकार के बारे में स्पष्टता है, ना ही राज्य के अधिकार के बारे में स्पष्टता है और इन दोनों के अधिकारों पर असमान व्याख्या की वजह से, अस्पष्टता की स्थिति की वजह से आपको एक प्रशासनिक शून्यता देखने को मिलेगी, एक प्रशासनिक उदासीनता देखने को मिलेगी और इसी उदासीनता का लाभ उठाकर वहाँ पे मेघालय में आप देखेंगे तो अवैध गतिविधि बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके अलावा आप देखें तो कमज़ोर प्रवर्तन तंत्र, एनफोर्समेंट जो हमारा सिस्टम है, वो भी बहुत कमज़ोर है। इसकी वजह से भी मेघालय में रेड होल माइनिंग काफ़ी बड़े पैमाने पे देखने को मिलती है। क्योंकि अब देखिए एनजीटी ने 2014 में ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रतिबंध को बनाए रखा, लेकिन उसके बावजूद जो प्रशासनिक उदासीनता है, उसकी वजह से रेड होल माइनिंग की निगरानी कमज़ोर है। साथ ही साथ अगर कोई इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो उसको दिया जाने वाला जो दंड है, उसका डर बहुत कम है ना? इसकी वजह से मेघालय में अवैध खनन लगातार चलता रहता है और अवैध खनन की वजह से जो रेड होल माइनिंग है, वो भी चलती रहती है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मेघालय में रेड होल माइनिंग बहुत ही बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। अब ये जो रेड होल माइनिंग है, इसका न केवल पर्यावरणीय प्रभाव है बल्कि मानवीय प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि रेड होल माइनिंग की वजह से जो अम्लीय खदान बन जाते हैं जल के, वो जल स्रोतों का प्रदूषण कर देते हैं। जो नदियाँ हैं, वो नदियों के जल को प्रदूषित कर देते हैं। अब नदियों के जल को प्रदूषित करने के अलावा ये जो अम्लीय खदान का जल होता है, ये भूमि में अस्थिरता ला देता है और इस अस्थिरता की वजह से भूमि धँसने की कई बार घटनाएँ सामने आती है और इससे हम जान-माल की भी क्षति होती है। साथ ही साथ जब ये अम्लीय खदान का जल किसी दूसरे पानी के स्रोत में मिलेगा तो वहाँ की जैव विविधता को नुकसान पहुँचता है। साथ ही साथ इस रेड होल माइनिंग में आप देखें तो श्रमिक सुरक्षा सुरक्षा का पूर्ण अभाव होता है। यहाँ पे श्रमिक सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा जाता। इसलिए आपको रेड होल माइनिंग की कई सारी ऐसी घटनाएँ देखने को मिलेंगी जिसमें बड़े नंबर पे आपको बड़ी संख्या में श्रमिक मरते हुए दिखते हैं। हाल ही की घटना का उदाहरण आप ले लीजिए, इसमें 25 खनिकों की मृत्यु हो गई, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार आप देखें तो ये जो रेड होल माइनिंग के तहत खनन किया जाता है, ये ना केवल पर्यावरणीय संकट पैदा करता है बल्कि एक मानवाधिकार संकट भी बन जाता है क्योंकि इसमें श्रमिक सुरक्षा को लेके कोई भी उपाय नहीं किए जाते। छोटे-छोटे बच्चों का भी इसमें आप देखेंगे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि रेड होल माइनिंग में जो सुरंगें होती है, ये सुरंगें बहुत छोटी होती है और छोटी सुरंगों में जो बच्चे होते हैं वो आसानी से घुस पाते हैं। छोटे बच्चे आप देखेंगे तो उनके हाथ छोटे-छोटे होते हैं तो वो ज़्यादा आसानी से कोयले का खनन कर पाते हैं। तो इस वजह से बच्चों का इस रेड होल माइनिंग में भी नियुक्त करना एक बहुत बड़ा मानवाधिकार संकट बन जाता है। तो ये जो खनन है, रेड होल माइनिंग का खनन है, ये ना केवल एक पर्यावरणीय संकट है बल्कि एक मानवीय संकट भी है।
अभी जो हालिया घटना हमें देखने को मिली, इस घटने में कई सारे प्रशासनिक और कई सारे कानूनी आयाम जुड़े हुए हैं। दरअसल आप देखें कि ये जो घटना हुई तो उसके बाद सरकार ने एफआईआर दर्ज किया, क्योंकि इस घटना में एमएमडीआर एक्ट यानी कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इसका उल्लंघन किया गया था। साथ ही साथ एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट का भी उल्लंघन किया गया था, क्योंकि इस खदान में जिस डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया था, उस डायनामाइट को खरीदा किसी और पर्पज से गया था और इसका इस्तेमाल किसी और पर्पज से किया गया, तो ये इस एक्ट का भी उल्लंघन हो जाता है। तो इस उल्लंघन की वजह से 2 खदान मालिकों को गिरफ्तार कर किया गया। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आना चाहिए कि आखिरकार राज्य जो प्रशासन है वो इतना विफल क्यों है? और राज्य प्रशासन की विफलता की वजह से आप देखेंगे तो जो जुडिशियल एक्टिविज़्म है वो यहाँ पे निकल के आता है। दरअसल राज्य के अंदर जो प्रशासनिक विफलता है उसको देखते हुए मेघालय हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पे, रैट होल माइनिंग वाले मामले पे आप देखेंगे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, यानी कि स्वतः संज्ञान लिया था। और स्वतः संज्ञान लेने के बाद इस मेघालय हाईकोर्ट के द्वारा बीपी कैटके कमेटी का भी गठन किया गया था, जिस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि मेघालय में अवैध खनन बहुत ज्यादा व्यापक है, बहुत ज्यादा संगठित और संरचनात्मक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मेघालय जो आप देखेंगे मेघालय हाईकोर्ट है, उसने ये टिप्पणी भी की थी कि राज्य में केवल उच्च न्यायालय के अलावा कोई भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहा है। तो इस तरीके से जो न्यायिक निगरानी है, ये न्यायिक निगरानी आप देखें तो इस बात को एक बार फिर से इस बात का क्लासिकल उदाहरण बन जाती है कि न्यायिक सक्रियता और कार्यपालिका की उदासीनता, ये कैसे एक दूसरे का काउंटर करती है। न्यायिक सक्रियता और अक्सर आपको कार्यपालिका की उदासीनता के बीच में एक टकराव देखने को मिलता है और उसका ये क्लासिक उदाहरण बन जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने बात की कि इसमें जो कानूनी समस्याएं हैं वो क्या-क्या है और क्यों आखिरकार जुडिशियल निगरानी की ज़रूरत पड़ी। साथ ही साथ दोस्तों समस्या का जो पैमाना है, तो उसमें अगर हम बात करें तो पूर्वी जयंतिया हिल्स में आपको 22,000 से ज़्यादा अवैध खदानें देखने को मिलेंगी। पूरे मेघालय में 25,000 से ज़्यादा अवैध खदान का उद्घाटन हुआ है। इस वजह से जो पहले की त्रासदियाँ हैं वो भी हमें देखने को मिलती है। जैसे 2018 में आप देखेंगे 15 लोग मारे गए, फिर अम्पलेंग में आप देखें 5 लोग मारे गए। तो ये दर्शाता है कि ये अलग-थलग घटनाएँ नहीं हैं, बल्कि ये पूरी प्रणाली की विफलता को दर्शाता है। आखिरकार 2014 में जो प्रतिबंध लगाया गया तो उस प्रतिबंध को इस न्यायालय की माफ़ कीजिएगा, इस प्रतिबंध को राज्य के प्रशासन ने लागू क्यों नहीं किया? अब आप देखिए यहाँ पे इस पूरे घटना से ये पता चलता है कि एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है इस पूरे मामले को लेकर। दूसरा कि वहाँ पे सिविल सोसाइटी जो है उतनी सक्रिय नहीं है। इस वजह से बार-बार जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है, न्यायपालिका को सक्रियता दिखाना पड़ता है और इससे फिर से हमारे देश के अंदर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारे संघवाद में, हमारी संसदीय व्यवस्था का एक बहुत ही आप देखेंगे तो आम चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों, अब इस पूरे मामले से जुड़ी हुई कई सारी चुनौतियाँ हैं। रेड होल जो माइनिंग है और ये जो घटना हुई है, इससे कई सारी चुनौतियाँ इंटरलिंक्ड है। कहने का मतलब कि ये आप देखें घटना एक शासन संकट को बताती है। दरअसल जो एनजीटी या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कमज़ोर क्रियान्वयन है, उसकी तरफ ये घटना इशारा करती है। साथ ही साथ ये घटना इस तरफ भी इशारा करती है कि रेड होल माइनिंग को बैन करने के लिए, रेड होल माइनिंग को की समस्या का समाधान करने के लिए मेघालय में या दूसरे राज्य में भी राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी है। साथ ही साथ भौगोलिक कठिनाइयों की तरफ भी हमारा ध्यान खींचा जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र दुर्गम है, यहाँ पे खराब सड़कें हैं, तो जो भी नियमन है इस रेड होल माइनिंग से संबंधित, उस नियमन को लागू करने में काफ़ी परेशानियाँ आती है। साथ ही साथ अगर कोई घटना हो जाती है तो राहत पहुँचाने में भी काफ़ी समस्या आती है। इसके अलावा ये जो रेड होल माइनिंग है, ये अनौपचारिक श्रम शोषण को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि प्रवासी श्रमिक, जो गरीब श्रमिक हैं, वो अपनी आजीविका के लिए आप देखेंगे तो इस रेड होल माइनिंग में संलग्न होते हैं, रेड होल में काम करते हैं और इनको कोई भी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई जाती। साथ ही साथ दोस्तों आपदा प्रबंधन की सीमाएँ भी यहाँ पे उजागर होती हैं। जैसे चूँकि ये रेड होल माइनिंग में जो सुरंगें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा संकरी होती है, इस वजह से आपदा का प्रबंधन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और यहाँ पे प्रारंभिक चेतावनी तंत्र का भी अभाव है। अब देखें, जो कानून होता है, वो कानून जो है उसका काम क्या होता है कि किसी भी हादसे को होने से रोकना। लेकिन अब कहीं पे कोई हादसा हो जाता है, उसके बाद कानून प्रभाव में आता है, तो ये अब दिखाता है कि कानून का जो मुख्य उद्देश्य था, वो असफल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आपको संवैधानिक जटिलता का भी मुद्दा देखने को मिलेगा, क्योंकि 6th शेड्यूल में मेघालय के शामिल होने की वजह से यहाँ पे जो भूमि के स्वामित्व का मुद्दा है, क्योंकि अधिकतर भूमि या तो सामुदायिक स्वामित्व में है या फिर निजी स्वामित्व में है, राज्य का भूमि पर नियंत्रण काफ़ी कम है, तो ये एक संवैधानिक जटिलता को दिखाता है। इसमें फिर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जिसका काफ़ी क्षेत्रों पे आप देखेंगे विशिष्ट अधिकार होता है। इस तरीके से जो नियामक अस्पष्टता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बीच में और राज्य के अधिकारों के बीच में अक्सर
आपको टकराव देखने को मिलेगा और इसी टकराव और इसी अस्पष्टता के का दुरुपयोग जो है यहाँ के अवैध जो खनन माफिया हैं वो करते हैं। तो इस तरीके से आप अगर इन सारे चुनौतियों को ध्यान में रखें तो ये सारी चुनौतियां मिलकर हमारे यहाँ पे एक रेगुलेटरी वैक्यूम बनाते हैं और इसी वैक्यूम का फायदा उठाकर जो मेघालय या दूसरे राज्यों में रेड होल माइनिंग की जाती है उसको चलाने वाले जो अवैध खनन माफिया हैं वो अपना लाभ उठाते हैं और फिर मानवाधिकार का संकट पैदा करते हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा मुद्दा है इससे कई सारे आप देखेंगे नीतिगत मुद्दे जुड़े हुए हैं। जैसे सतत विकास बनाम आजीविका का मुद्दा जुड़ा हुआ है, पर्यावरण शासन और रूल ऑफ लॉ का मुद्दा जुड़ा हुआ है, सहकारी संघवाद का मुद्दा जुड़ा हुआ है, अनौपचारिक क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण किस तरीके से किया जाए इसका मुद्दा जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ अवैध खनन और आपराधिक अर्थव्यवस्था का मुद्दा जुड़ा हुआ है। तो ये जो मुद्दा है रेड होल माइनिंग का, ये केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है और ये हमारे देश के अंदर जो शासन क्षमता है उससे भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अब आगे की राह हमारे लिए क्या हो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सबसे पहला तो हमें कठोर प्रवर्तन करने की ज़रूरत है कि हमने जो भी अपने देश में नियामकीय संरचना का निर्माण किया है, उस नियामकीय संरचना का प्रवर्तन कठोर हो, इस बात को हमें इंश्योर करना पड़ेगा। रियल टाइम सैटेलाइट निगरानी करनी पड़ेगी और एक स्वतंत्र खनन नियामक प्राधिकरण का निर्माण भी इस दिशा में काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। साथ ही साथ जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करके और हाई कोर्ट को समयबद्ध अनुपालन रिपोर्ट पेश करके हम संस्थागत जवाबदेही तय कर सकते हैं। खनन क्षेत्र का औपचारिकीकरण करके भी हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो खनन है वो वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल हो, इस बात को इंश्योर किया जाना चाहिए। एक वैकल्पिक आजीविका का अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए, कौशल विकास करना चाहिए, तभी जाके जो यहाँ पे प्रवासी मजदूर हैं, जो स्थानीय मजदूर हैं, जिनके पास आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है, इसलिए वो रेड होल माइनिंग में संलग्न होते हैं, तो यहाँ पे वैकल्पिक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना भी एक अच्छा कदम साबित होगा। साथ ही साथ पर्यावरण पुनर्स्थापन भी एक आगे की राह बढ़िया हो सकती है, क्योंकि जो माइन क्लोजर प्लांट्स हैं उनको लाना पड़ेगा। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यानी कि जो प्रदूषण फैलाता है उसी को पे करना पड़ेगा, इस बात के सिद्धांत को भी यहाँ पे लागू करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे श्रमिक सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। जो भी श्रम कानून है उनका सख्ती से इस एरिया में पालन करवाना पड़ेगा। इस आप देखेंगे एरिया में बीमा और मुआवजा तंत्र जो है उसको भी मजबूत करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरी समस्या का समाधान तभी संभव है जब दमन भी किया जाए, विकास भी किया जाए और संरक्षण भी किया जाए। तीनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे इस रेड होल माइनिंग की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, रेड होल माइनिंग की जो हालिया मेघालय में दुर्घटना हुई, वो केवल संस्थागत उदासीनता या फिर नियामक विफलता का परिणाम नहीं है, वो एक मानवाधिकार संकट की तरफ हमारा ध्यान खींचता है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 48A, जिसमें जीवन का अधिकार और पर्यावरण संरक्षण की बात है, इन दोनों अनुच्छेद के तहत ये राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों के जीवन की भी रक्षा करे और पर्यावरण की भी रक्षा करे, साथ ही साथ नागरिकों को आजीविका के साधन भी उपलब्ध कराए, ताकि वो रेड होल माइनिंग जैसे खतरनाक कामों में संलग्न न हो। तो इस तरीके से दोस्तों, आज का ये जो हमारा सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, तो अगर आपने इसको ध्यान से सुना हो, तो आप इस मेंस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके आप मुझे आंसर जो है वो मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट भी कर सकते हैं। प्रश्न है कि मेघालय में रेड होल माइनिंग से जुड़ी हालिया त्रासदियां केवल अवैध खनन की समस्या नहीं है, बल्कि वे अनौपचारिक क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की गंभीर विफलता को उजागर करती है। इस संदर्भ में रेड होल माइनिंग को बढ़ावा देने वाले संवैधानिक, प्रशासनिक और सामाजिक आर्थिक कारकों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप इसको 250 शब्दों में लिख सकते हैं और आप मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में इसका आंसर पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को जरूर ज्वाइन करें। वहां पे बिल्कुल इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाता है। साथ ही साथ अगर जाने से पहले अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता हूं आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।